Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me, Dr. Fala Qadir, and today we want to discuss about a very important topic, osteoporosis. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, सुनते हैं, बड़े एड्स भी चल रहे होते हैं कि आपकी जो हड्डियों में पोर्स हो गए, बड़ा मतलब अजीब-सा लगता है सुनने में कि क्या ये चीज़ हो सकती है, किस तरीके से ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और ज़्यादातर ख़वातीन में क्योंकि ख़वातीन में हार्मोनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और जब पीरियड्स के बाद मेनोपॉज़ हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस के होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं बट नॉट ओनली इन वुमेन मेल्स में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या वजूहात हो सकती हैं, किस तरीके से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो है वो डाइट मॉडिफ़िकेशन के साथ या फिर लाइफ़स्टाइल के साथ कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह बहुत ही माहिर डॉक्टर ने जॉइन किया है, जिनकी नेशनल, इंटरनेशनल प्रैक्टिस रही है, बहुत खिदमत कर रहे हैं, रिसर्चेज़ इनकी पब्लिश है इंटरनेशनल जर्नल्स में और ऑर्थोपेडिक के अंदर इनकी बड़ी सर्विसेज़ जो हैं वो रह चुकी हैं इन पाकिस्तान, इन अनदर कंट्रीज़ एज़ वेल। इनका तारुफ़ करवाऊँ तो ही इज़ एमबीबीएस, इनकी फेलोशिप फ्रॉम इटली एंड अमेरिका, फेलोशिप इन आर्थ्रोप्लास्टी फ्रॉम सिंगापुर एंड फेलोशिप इन लिम्ब लेंथनिंग फ्रॉम रशिया एंड एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं आखान यूनिवर्सिटी में एंड एचओडी भी हैं ये आखान यूनिवर्सिटी में। और आखान यूनिवर्सिटी में एज़ अ ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं प्रोग्राम में वार्म वेलकम कहूँगी डॉक्टर मसूद उमर साहब को। जी, वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया for your nice introduction. Hopefully we would have a productive next 1 hour or so, and I'm open to any question and answers also that the attendants may have. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब अगेन जॉइनिंग मी एज़ वेल। हमने जो आज टॉपिक सेलेक्ट किया है इट्स वेरी कॉमन और बहुत ज़्यादा जो है हमने देखा है हमारे पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ ज़्यादातर ये मसाइल होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जेंडर सिर्फ़ ख़वातीन ही हों, मेल्स में भी देखा गया है कि उनकी भी बोन्स में प्रॉब्लम्स होते रहते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा डाइट के हवाले से इतना कॉन्शियस नहीं रहते या फिर हम थोड़ा बेहतियाती कर जाते हैं तो बोन्स में प्लस आपकी और चीज़ों में बड़े मसले होते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से कि ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो मतलब बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, एड्स में दिखाया जाता है, कमर्शियल्स में दिखाया जाता है और मिल्क के साथ इसकी एड को जो है मर्ज किया जाता है। क्या कहेंगे इसके हवाले से? Dr. Sahab, can you hear me? I guess there's some internet connectivity issue again. आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से एंड आई होप सो डॉक्टर साहब का इंटरनेट ठीक हो जाए क्योंकि डॉक्टर साहब की जो महारत है वो हम सबके लिए बड़ी मायने रखती है और दैट्स वेरी प्राउड फॉर मी एज़ वेल दैट कि इतने जो है क्लासिक डॉक्टर्स जो है वो हमें टाइम दे रहे होते हैं, हमारे प्रोग्राम के लिए वक़्त निकालते हैं फॉर पीपल अवेयरनेस। सो आई होप सो कि ये रिज़ॉल्व हो जाए हमारा प्रॉब्लम। Hello? जी, डॉक्टर साहब। कुछ मैं नहीं सुन इंटरनेट सका आपने क्या कहा। ये आज आपकी आवाज कट रही थी। अच्छा, डॉक्टर साहब आई वांट टू आस्क अबाउट द ऑस्टियोपोरोसिस लाइक एक हड्डियों में होल्स हो जाना, सुराख हो जाना, ये क्या है? क्या टर्मिनोलॉजी है? किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे? जी, डॉक्टर।
Doctor, can you hear me? हेलो। Can you hear me? जी 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 जी। Doctor, I want to ask about the topic कि ऑस्टियोपोरोसिस ये क्या चीज़ है, किस तरीके से अफेक्ट करता है, किस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? अच्छा देखें, ऑस्टियोप्रोसिस दो चीज़ों से बना है। ऑस्टियो एक बोन, और प्रोसिस का मतलब है कि उसकी पोरोसिटी बढ़ जाती है, यानी जो उसमें सुराख हैं वो इतने हैं तो वो इतने बड़े हो जाते हैं। ठीक है, सो Okay, बोन बिकम्स मोर पोरस। बहुत आसान सा हम अंग्रेजी का ही तर्जुमा कर लें तो। अब okay. आपको मेरी आवाज़ आ रही है ठीक? जी, 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 डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है। आई कैन हियर यू। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, जी, ओके। तो फिर अब ये कंडीशन स्पेसिफिक है फॉर फीमेल्स हु हैव एंटर्ड देयर मेनोपॉज, यानी उनके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उसके तकरीबन 4-5 साल के बाद। ये वही हार्मोन्स हैं जो पीरियड्स को, साइकिल को चलाने में मदद देते हैं, तो अब ये ख़त्म हो गए। ठीक है, ख़वातीन में। और इन्हीं की मदद से जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, कैल्शियम अंदर हड्डी में जाता है। तो जब एस्ट्रोजन हार्मोन ही एक लेवल से नीचे आ गया सिग्निफिकेंटली, तो फिर वो कैल्शियम बोन में ले जाने का अमल बहुत वीक और स्लो और नापायदार हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डी पे असर आता है और तमाम जिस्म की बोन्स पे असर आता है, और वो भुरभुरी हो जाती है। उर्दू बुरी लफ्ज़ भुरभुरापन है, और अंग्रेजी लफ्ज़ है पोरोसिटी। पोरोसिटी बढ़ जाना यानी कमज़ोर हो जाना एक्चुअली। एंड दे आर कमज़ोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स। उनके आसानी से टूट जाती हैं, ज़्यादा ज़ोर लगे या पेशेंट गिर जाएं तो वो टूट जाती हैं। ये सही, है आसान लफ्ज़ों में ऑस्टियोपोरोसिस की डेफिनेशन। जी। सो डॉक्टर साहब ये हमने बात की ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में और हमने इसका रीज़न भी देखा कि क्या रीज़न हो सकता है। सो आई जस्ट वांट टू आस्क दैट कि किस तरीके से हम बचा सकते हैं ख़वातीन को किस एज में आपने अपनी कैल्शियम का, विटामिन डी का ख़्याल रखना है, एट व्हिच एज? हम जब लड़कियों को, ख़वातीन को कहते हैं कि आपने अपने कैल्शियम का, विटामिन डी का ख़्याल रखना है, तो कहते हैं वी आर सो यंग, अभी तो हम डाइट के ज़रिए भी कर लेंगे। और काफ़ी जो है हमने ये भी देखा है वेरी अर्ली एज लड़कियों को नी में दर्द होता है, जॉइंट में दर्द होता है, बट स्टिल दे आर नॉट टेकिंग सप्लीमेंट्स। तो आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखें, जो आपका पहला सवाल कि ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट किस तरह करना है, तो पहले चलते हैं कि हेल्दी वुमेन में। ठीक है ना? ठीक है। सो जो हेल्दी वुमेन हैं उनकी ये वाली चीज़ शुरू होती है व्हेन दे आर टीनेज गर्ल्स, और इवन उससे भी पहले व्हेन दे आर किड्स, टॉडलर्स। तो उस वक़्त भी कैल्शियम की मिकदार इनटेक इतना ही ज़रूरी है जितना आहिस्ता-आहिस्ता और बड़े होके। लेकिन ओके, ऑब्वियसली बड़े होके और बढ़ जाती है। सो मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग और फिश, और फिर सनलाइट, ये ठीक, चार चीज़ें हम ज़्यादा हाईलाइट करेंगे बार बार अपने आज के प्रोग्राम में। सो मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, फिश और सनलाइट। ठीक है जी, ये चार चीज़ें। अब इसकी ठीक, तमाम तर ज़रूरत जो है ना बचपन से ही शुरू हो जाती है, एडोलेसेंट गर्ल्स। और इसमें पांचवा अगर आपने एलिमेंट ऐड करना है तो वो है एक्सरसाइज। ठीक है ना? तो एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज यानी इम्पैक्ट पैदा करना, जो ख़ास तौर पे इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइज है, रनिंग है जैसे, वो फिर हमारे बोन में हंगर पैदा करती है कैल्शियम को अपने अंदर लेने के लिए ना, ओके, सो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए। दैट दोज 5 फैक्टर्स आर वर्किंग थ्रू आउट योर लाइफ। फिर ख़वातीन में एडिशनल फैक्टर क्या होता है, जब बड़े हो जाएं, शादी हो जाए, तो फिर प्रेगनेंसी है। ठीक है ना, विच इज़ एन एक्स्ट्रा डिमांड ऑन देयर फिजियोलॉजी, which requires a huge amount of calcium and vitamin D intake, ताकि जो बेबी वो उनके अंदर डेवलप हो रहा है उसकी भी बोन्स को उतना ही एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए। एंड देन ओके, व्हेन दे आर फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, तो वो फिर उसी अमाउंट में उनको ताकतवर मिल्क चाहिए जिसमें कि कैल्शियम, विटामिन डी उनकी अपनी बॉडी बना सके, एंड देन दे कैन फीड देयर किड्स। सो ओके, औरतों में ये दो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा डिमांड्स, एक नेचुरल डिमांड्स कुदरत ने रखी हैं। तो तरफ से। लिहाजा उनकी मिल्क, विटामिन डी
ये डाइट से इनटेक, सनलाइट इनटेक होना बहुत एडिक्वेटली ज़रूरी है। तो इससे हम फिर एक हेल्दी औरत को अपने माशरे में आगे उम्र तक ले जा सकते हैं, ताकि वो वहाँ तक पहुँच जाएं कि जहाँ पीरियड्स ख़त्म होने का वक्त आ गया। एंड दैट मीन्स दैट देयर बोन्स आर बाय दैट टाइम हेल्दी, देयर मसल्स आर हेल्दी एंड दे कैन विथस्टैंड द लॉस ऑफ द हार्मोन। और उनकी और बोन्स इतनी जल्दी ऑस्टियोपोरोटिक नहीं होंगी। बिल्कुल जैसे मैं आपको हर काफ़ी जगह में पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ। मैं अपनी मदर की एग्जांपल देता हूँ। राइट, माय मदर, जब मैं डॉक्टर बना तो शी वाज मे बी इन हर 50s। तो मैंने उनका बोन डेंसिटी कराया ले जाके। आई थॉट कि शी वुड बी ऑस्टियोपोरोटिक, हमने नया नया पढ़ा था। सो उनकी बोन डेंसिटी बिल्कुल सही आई। देन आफ्टर 5 years आई टुक हर बैक अगेन, उनकी बहुत अच्छी आई। तो अल्टीमेटली 3-4 जब 70s की वो हुई तो शी फेल एंड शी ब्रोक हर रिस्ट जॉइंट। ठीक है ना, ये रिस्ट बोन जो होती है ये वाली, ये सो वो फिर एक ख़ास अलामत बन जाती है जब आप गिर के इस तरह के फ्रैक्चर होंगे। ये अब ऑस्टियोपोरोसिस है। फिर मैंने उनका इलाज करवाया। तो यानी शी हैड अ वेरी, कहने का मकसद ये है कि शी हैड अ वेरी हेल्दी लाइफ and she did not require any special treatments for osteoporosis till the age of 70 despite being a female। ठीक है ना जी। सो ये मैं उसी बात की तरफ, आपके सवाल की तरफ कन्वर्ज कर रहा हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल थ्रू आउट द लाइफ, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, एडोलेसेंट टू एडल्ट लाइफ, प्रेगनेंसी, lactation, and then entering menopause with a very healthy bone stock। तो फिर ओके। हम इंशाल्लाह काफ़ी लेट ऑस्टियोपोरोसिस में एंटर होते हैं। ओके डॉक्टर साहब, हमारे पास कुछ सवालात हैं। एक सवाल तो ये है कि जो अभी हम बात भी करें, हाउ टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरा सवाल ये है कि कैल्शियम के लिए कौन सी डाइट प्लान होना चाहिए। एंड तीसरा सवाल हमारे पास ये है, वी शुड प्रिवेंट इट थ्रू डाइट और सप्लीमेंट, विच वे इज मोस्ट रिकमेंडेड। ऑलमोस्ट तीनों सवाल को हम आखिरी बात क्या थी? ही इज आस्किंग अबाउट आखिरी, दैट diet plan is more good or supplement is more good for calcium supplement. देखिए जैसे मैंने अर्ज किया, फिश जो है उसमें हाईएस्ट विटामिन डी लेवल्स होते हैं हमारी Okay, डाइट के लिए। एंड देन ठीक। मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट जिसमें चीज़ आता है, योगर्ट आता है, ये भी बहुत रिच कंपाउंड्स हैं कैल्शियम विटामिन डी के लिए। और फिर एग है, ये अंडा। ठीक। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फिर हमारा जो सनलाइट है, उसमें जो यूवी लाइट है वो हमारे स्किन के पिगमेंट को एक्टिवेट करती है, जिससे कि विटामिन डी का साइकिल हमारी बॉडी में शुरू हो जाता है बनने Okay, का। ठीक। तो सनलाइट ही अगर नहीं लगेगी और हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे, सपोज जहाँ सनलाइट सारा दिन नहीं आती और हाउस वाइफ हैं और हमें बाहर भी निकलना का मौका नहीं मिलता ज़्यादा, इवन फॉर डेज, यू नो, एंड देन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट गोज डाउन, तो वो नेचुरल जो एक्टिविटी विटामिन डी की बहुत कम हो जाती है। लेकिन फिर इसका मतलब है कि हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, इवन if we cannot get sunlight। so जो सवाल था, again milk products, again egg, fish being a very rich compound for vitamin D source। okay. So milk and fish and egg और फिर प्लस सनलाइट, ये सारी जो है वो डाइट के हवाले से है। और प्रिवेंट के हवाले से भी यही बात की जा रही है कि हाउ टू प्रिवेंट। तो डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन में भी यही आएगा कि हम लाइक डाइट के हवाले से ही प्रिवेंट करेंगे वाइट जी, ऑस्टियोपोरोसिस को। उसमें मैंने पांचवी चीज ऐड की प्रिवेंशन में, इज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, हाई ओके। इम्पैक्ट एक्सरसाइज। ठीक है, लड़के लड़कियां सब अपना रनिंग स्कूल में करते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, यू नो, स्पोर्ट्स मुख्तलिफ खेलते हैं जो इम्पैक्ट, जिससे कि जंप लगाना, जैसे बैडमिंटन है, जैसे स्क्वाश है, टेनिस है, लड़कियां भी खेलती हैं, स्विमिंग है, एक्सपोजर टू सनलाइट है, सो दौरान जी, स्पोर्ट। सो ये भी बहुत बोन हंगर को इंक्रीज करते हैं। और बोन जो हम कैल्शियम सपोज 100 मिलीग्राम लिया तो सारा एब्जॉर्ब नहीं होता, बहुत कम एब्जॉर्ब होता है। तो उस जी। एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए ये बोन हंगर पैदा होता है। बोन से फिर हम अपने इंटेस्टाइन से ज़्यादा एब्जॉर्ब करके बोन में ज़्यादा डाल देते हैं, बजाय इसके कि यूरिन में वो ज़ाया हो जाए। ज़ाया हो। जी तो डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन में इसका बड़ा रोल है एक्सरसाइज ओके, का। हमने जो एक चीज़ देखी है कि आफ्टर
मेनोपॉज आपका एस्ट्रोजन लेवल एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल सब डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। तो उसके हवाले से आप बताइएगा कि क्या रोल होता है हार्मोन्स का? हार्मोन्स किस तरीके से एक रोल प्ले करेंगे ख़वातीन के अंदर उनकी बोन डेंसिटी के लिए या हेल्दी बोन्स के लिए? अच्छा, वो देखें कि जो सबसे आसान और लॉजिकल इलाज तो ये है कि हार्मोन बंद हो गए हैं तो हार्मोन ले लें। ओके। ठीक है, सो हार्मोन की कमी है तो हार्मोन ले लें, तो ये तो सबसे लॉजिकल इलाज है। लेकिन जब ये किया गया शुरू, इसको राइज किया गया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, जब शुरू में नहीं पता होता, वक्त के और एक्सपीरियंस के साथ साइड इफ़ेक्ट्स पता चलते हैं। तो इसके मेजर मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस चीज़ के, जिसमें कि वेन्स में क्लॉट्स बनना, जिसको डीवीटी कहते हैं, और उससे भी ज़्यादा कैंसर के जो शुभात हैं, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, इसके असरात आना शुरू हुए ख़वातीन में। तो उसके बाद ये ट्रीटमेंट काफ़ी अनपॉपुलर हो गई। ठीक है, सो हार्मोन्स की इस्तेमाल अब सिर्फ लोकल क्रीम्स तक महदूद है, और टैबलेट से यानी मुंह से खाने के लिए अब हम रिकमेंड नहीं करते। ओके। इसकी कोई कैटेगराइजेशन, अब बहुत कम इंडिकेशन रह गई हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम हार्मोन ट्रीटमेंट दें, क्योंकि वो लंबा ट्रीटमेंट है, और उसी लंबे ट्रीटमेंट में ही देखा गया कि ये साइड इफ़ेक्ट्स जो ख़तरनाक जानलेवा भी हो सकते हैं वो नमूदार हुए, जो कि बिल्कुल अवॉइडेबल हैं, कि हम कोई बेहतर है कि कोई और चीज़ से ट्रीटमेंट शुरू करें। सही लेकिन सही। जो एक चीज़ होती है पोस्ट मीनोपॉज़ल सिम्पटम्स, ख़वातीन में जब मीनोपॉज़ आता है, माहवारी बंद होती है, तो फिर सिम्पटम्स भी होते हैं, तो उसको रोकने के लिए कुछ अर्सा हार्मोन से ट्रीटमेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के फिर कम किया जा सकता है, ताकि उनके वो जो हॉट फ्लशेज़ और दूसरे किस्म के सिम्पटम्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट उसको यूज़ करते हैं, उसके हार्मोन्स की तरह की दवाइयाँ होती हैं जो हार्मोन्स के मॉलिक्यूल के बिल्कुल सिमिलर होती हैं, वो यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये टेक होम मैसेज होना चाहिए। ओके। डॉक्टर साहब दूसरा सवाल हमारे पास ये है कि हाउ वी विल कम टू नो दैट वी आर हैविंग द डिजीज? कब पता चलेगा हमें कि हम बीमार हो बिल्कुल, गए या ऑस्टियोपोरोसिस हो देखें, गया? जी जी, सबसे, जैसे मैंने आपको अपने घर की मिसाल दी, सबसे पहले तो पता चल जाएगा अगर आपको एल्डरली एज में जाके फ्रैक्चर हो गया। ठीक है ना, ओके। और जो आसानी वाला फ्रैक्चर, यानी गिरते ही कुछ टूट गया। ठीक है, अब आप हैं, चलें मैं भी उस एज में हूँ कि जब हम गिर जाते हैं, जो हम कभी ना कभी साल में 1-2 दफ़ा गिर ही जाता है, आदमी स्लिप हो जाता है बेध्यानी में, लेकिन वी डोंट ब्रेक आवर बोन्स, राइट। जो हम 40s के लोग हैं, 50s के लोग हैं, 30s के, वी डोंट ब्रेक आवर बोन्स। हम लैंड करते हैं अपने हाथ पे या अपने कंधे पे या कमर पे, लेकिन वी डोंट ब्रेक आवर बोन्स। सो पहली इंडिकेशन एल्डरली में अगर उनका गिरने से फ्रैक्चर हो जाए, यानी अपनी हाइट से गिरने से, तो दिस इज़ कॉल्ड ए फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर, और बोन कमज़ोर होने की निशानी है सबसे बड़ी। दूसरी ये कि आपको सिम्टम्स हों बोन पेन के, आपकी हड्डियों में और मसल्स में दर्द रहता हो, और आप चलने में वो और बढ़ जाए, मसल्स तनाव का शिकार हो जाएँ, मुख्तलिफ जो थाई के मसल हैं, या कूल्हे के पीछे के मसल हैं, या पिंडली के मसल हैं, और हड्डी में सामने जो बोन, बड़ी हड्डी है टांग की, घुटने से नीचे की, उसमें दर्द पैदा होना शुरू हो जाए, सो फिर ये अलामात हैं कि आप अपने टेस्ट करा लें। ठीक है, और अगर आपका मीनोपॉज हो गया है, 3, 4, 5 साल हो गए हैं, तो फिर आप अपने टेस्ट करा लें, जिसमें नंबर 1 टेस्ट है बोन डेंसिटी, जिसको कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी, BMD टेस्ट, जो इसका एग्जैक्ट मुखफ़फ़ है, बोन मिनरल डेंसिटी, वो आप टेस्ट कराते हैं। सो उससे फिर हमें एक कैटेगराइजेशन मिलती है कि पेशेंट नॉर्मल है, पेशेंट ऑस्टियोपेनिक है, या पेशेंट फिर ऑस्टियोपोरोटिक है। उस जी। लिहाज उसको देखते हुए फिर हम आगे चलते हैं कि अब ट्रीटमेंट किस रूट पे लेके चलना है मरीज़ को, और साथ में ज़ाहिर है हम विटामिन डी के लेवल्स भी कराते हैं। अगर विटामिन डी कम है तो वो 2 चीज़ें भी साथ-साथ ही जा रही हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस भी वीक कर रही है बोन को, विटामिन डी की कमी भी वीक कर रही है, तो हम दोनों को साथ-साथ सप्लीमेंट लेके चलें। ओके। डॉक्टर साहब एक सवाल हमारे पास ये है, जनरली ड्यूरिंग द लैक्टेशन देयर इज़ लॉट ऑफ आउटफ्लो ऑफ कैल्शियम, व्हाट सप्लीमेंट शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड?
जी, सप्लीमेंट तो कैल्शियम और विटामिन डी ही है, लेकिन ओके। आपने मिकदार बढ़ा देनी है, ठीक है ना? ऑलमोस्ट एज हाई एज 1500 टू 2 ग्राम कैल्शियम पर डे, ठीक है? और विटामिन डी तकरीबन 400 यूनिट पर डे से भी ज़्यादा, 600 टू 800 यूनिट पे चला जाता है रिक्वायरमेंट, स्पेशली लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में। ये लैक्टेशन में ख़ास तौर पे ख़वातीन 1 साल, बाज़ ख़वातीन रेगुलरली 2 साल फीड कराती हैं, तो दैट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन विच दे वुड नीड सप्लीमेंट। सो कैल्शियम और विटामिन डी बिल्कुल इसी मिकदार में हाई डोज में चाहिए उनको। ओके, हाई डोज में ले सकते हैं। और बाज़ औक़ात डॉक्टर साहब गायनेकोलॉजिस्ट जो एडिशनल विटामिन ई एंड कैल्शियम भी देना शुरू कर देते हैं पेशेंट्स को, कि एडिशनली दे एडेड। सो व्हाट वुड यू रिकमेंड दैट एडिशनल सप्लीमेंट्स इज़ ओके, और डाइट के थ्रू अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो दैट वुड बी हाँ, मोर गुड? वो आई वुड से कि जब वो फीड करा रहे हैं और प्रेगनेंसी है, तो फिर तो सप्लीमेंट्स लें, लें। क्योंकि ये कोई सप्लीमेंट्स का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ओके। ना? और उनका फ़ायदा ही है, एडिशनल डाइट से तो करें ही करें। हमारे यहाँ प्रेगनेंसी का ख़वातीन प्रेग्नेंट जो होती काफ़ी ख़्याल रखा जाता है। डाइट से उनको सप्लीमेंट्स वगैरह अच्छी डाइट घरों में दी जाती है, ये हमारे फैमिली सिस्टम की एक हुँ, स्ट्रेंथ है, ठीक है ना? कि वो हर कोई उनका ख़्याल रख रहा होता है। और इवन हुँ, लैक्टेशन में भी लोग उनको ताकतवर चीज़ें दूध की बना के दे रहे होते हैं, ताकि हमारे कल्चर में, ताकि वो अपने डाइटरी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकें। पूरा लेकिन कर। मैं समझता हूँ कि सबके साथ ऐसा नहीं होता, तो जनरली लोगों को सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए विटामिन डी और कैल्शियम के ड्यूरिंग दीज 2 फेजेज़ ऑफ लाइफ। ओके। फाइन, गुड, ओके, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। और मेरा भी बल्कि ये सवाल आपसे था जो ऑडियंस से आ गया, कि एक्सेसिव कैल्शियम वुड बी हार्मफुल और नॉट एक्सेसिव। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि आई नो दैट कि ये एक प्रॉब्लम भी है कि जब लोगों को मालूम होता है कि कैल्शियम लेना चाहिए एडिशनली, तो दे वॉन्ट केयर एंड दे eat a lot of calcium supplement and vitamin D supplements, and you know that इसके हार्मफुल क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, स्टोन्स भी। एंड मजीद आप बताइएगा कि क्या हो सकता है ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन डी लेने की वजह से? जी, जी, देखें, विटामिन डी, ये याद रखें कि इज़ ए फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है? हम्म। हमारे जो 7-8 बड़े विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, वो वाटर सॉल्युबल है, लेकिन विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल है। इसका मतलब है कि जब हम एक्सेसिव ले लेंगे तो वो हमारे अंदर जज़्ब रहेगा। जी वो जी। पानी वाटर सॉल्युबल नहीं है कि पेशाब में बह के बन के निकल जाएगा, वो नहीं निकलेगा। सो विटामिन डी की एक्सेस भी एक बीमारी है, व्हिच इज़ हम्म, कॉल्ड हाइपरविटामिनोसिस डी। कैल्शियम का बढ़ना भी, जो लेवल जिस भी लेबॉर्ट्री से आप करा रहे हैं, 10.5 का यूजुअली अपर लिमिट होता है, उसका बढ़ना भी एक बीमारी है। हाइपर कैल्सीमिया भी उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसमें कि Heart नंबर हो 1 सकता है। हाँ। हाइपर कैल्सीमिया, जिसमें कि नंबर 1 कॉन्स्टिपेशन, ठीक है? बहुत constipation। सारे लोग सीवियर कॉन्स्टिपेशन के साथ आते हैं। सो बहुत सारे लोगों को कैल्शियम बढ़ जाता है तो उनको डलनेस हो जाती है, मेंटल क्लाउडिंग हो जाती है, ठीक है? ओके। न्यूरोलॉजिकल फंक्शन सही नहीं रहता हमारी बॉडी का, जिसमें कि एक वजह कैल्शियम के बढ़ने से होती ओके। है। कब्ज़ का होना, ठीक? विटामिन डी से भी बढ़ने से भी ड्राउज़ीनेस हो सकती है। सो इसको बड़ी आराम से बहुत सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट करा के कैल्शियम और विटामिन डी का हम मॉनिटर कर सकते हैं। सो ओके। हमने बढ़ाना तो है लेवल, लेकिन एक रेंज से ऊपर नहीं चले जाना, विच इज़ क्वाइट ए लॉजिकल थिंग, कि हम रेंज में रह के अपने आप को, ले रेंज से नीचे भी नहीं आना। जो रेंज है 30 टू 100, जो मोस्ट लैब्स की लेबॉरेटरीज की विटामिन डी की रेंज है। सो सिम्टम्स याद रखें, कॉन्स्टिपेशन, मेंटल क्लाउडिंग, इरिटेबिलिटी, ये सब कैल्शियम बढ़ने के, विटामिन डी बढ़ने के सिम्टम्स हैं, और फ़ौरन टेस्ट कराएं और देखें। और दूसरा जो आपने पूछा साइड इफ़ेक्ट्स, वो हैं हार्ट पे, ठीक है ना? हार्ट की वेसल्स में कैल्शियम जाके जमा हो जाता है, सो हम्म। वो फिर स्टिफ हो जाती हैं, और उसमें उनकी जो एक्सपेंशन होनी होती है ब्लड फ्लो के साथ, वो नहीं हो पाती, राइट? ओके। सो दैट इज़ अनडिज़ायरेबल। ओके। तीसरा
ऑब्वियसली कुछ लोगों को, सबको नहीं, कैल्शियम बेस्ड स्टोन्स की तरफ, वो किडनी स्टोन की तरफ जा सकते हैं, ऑफ ये कोर्स। एक नोन फैक्ट है। लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है वो हार्ट की आर्टरीज में कैल्शियम का जमा होना और उनका स्टिफ एथेरोस्क्लेरोटिक जिसको कहते हैं वो हो जाना। अब ओके। देखें, आप जनरल पब्लिक के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा हूँ कि आप जो भी कैल्शियम थेरेपी लें उसमें विटामिन के होना चाहिए साथ में। विटामिन के वो कंपाउंड है जो कैल्शियम को हार्ट वेसल्स में डिपॉजिट नहीं होने देता। सो ओके। अब ये चीज़ काफ़ी 8-10 साल से पाकिस्तान में भी आ चुकी हुई है, लेकिन सब की नॉलेज में नहीं है, फिजिशियंस, जनरल फिजिशियंस वगैरह इसका ख्याल नहीं। तो ख्याल ये रखें कि जो भी कैल्शियम की प्रेपरेशन लें उसमें विटामिन डी भी होता है और विटामिन के होना चाहिए ताकि हमारे हार्ट वेसल्स प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है ना जी? ये एक बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू आई है कैल्शियम थेरेपी में कि वो जो कैल्शियम बढ़ने से हार्ट पे साइड इफ़ेक्ट होता था वो नहीं होगा। अगर आप विटामिन के वाला कॉम्बिनेशन ले लेंगे तो इंशाल्लाह नहीं होगा। सो अगेन मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स जो कॉन्स्टिपेशन, नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, इरिटेबिलिटी, फिर हार्ट के और फिर किडनी के जो हाइपर कैल्सीमिया से होते हैं, सो उनको अवॉइड किया जा सकता है। अगेन बहुत सिंपल, ब्लड टेस्ट रेगुलरली आप 3 to 6 मंथली कराएं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एक दफ़ा तो ज़रूर कराएं और इसको मॉनिटर करें। ओके। डॉक्टर साहब, एक सवाल है हमारे पास, व्हाट आर द साइन ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी इन मेल्स, हाउ मच इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेल हेल्थ? मेल्स को जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है वो डिफरेंट है औरतों से, क्योंकि उनके जो हार्मोन्स हैं वो लंबी उम्र यानी बड़ी उम्र तक चलते रहते हैं। सो ओके। लाइक 70+ एंड समटाइम्स 80+। ठीक है ना? हम्म। सो जो ईस्ट्रोजन के मुकाबले में मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जिसको कहते हैं, वो अपनी मिकदार बरकरार रखते हैं मेल जेंडर में काफ़ी बड़ी उम्र तक। तो उनको ऑस्टियोप्रोसिस का ये अलामात होना वो 70+ या बाज़ दफ़ा 80+ पे होते हैं। होते। लेकिन जो आपका सवाल कि यंग लोगों में, यंग मेल्स में कैल्शियम की कमी बिल्कुल है, हमने देखी है, विटामिन डी की कमी है वो भी देखते हैं हम। So anything which is unusual, any pain which is unusual, which is not because of injury, not because of trauma, जैसे कि थोड़ा सा भी आप चले तो आपके पट्टे तनाव का शिकार हो गए, आपकी पिंडलियों में दर्द शुरू हो गया, आपकी थाई में, बटक में पेन शुरू हो गया, आपकी कमर में दर्द शुरू हो गया, और उससे भी पीछे आ जाएं तो बच्चों में वही चीज़ रिकेट्स बन के आ जाती है। हम्म। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, पाँव टांगों का टेढ़ा होना, हड्डियों का टेढ़ा होना, ये कलाइयाँ चौड़ी हो जाना, सॉरी चौड़ी हो जाना, फिर माथे का प्रोमिनेंट हो जाना, ये बहुत सारी अलामात रिकेट्स की होती हैं। लेकिन जब बड़ी उम्र में आ जाएं तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। रिकेट का जो एडल्ट काउंटर पार्ट है वो, ये सारी अलामात बिल्कुल जो मैंने पहले भी बताई मेल्स में हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। लेकिन ऑस्टियोप्रोसिस बजाते खुद का होना जो कि फीमेल इशू का काउंटर पार्ट है, वो काफ़ी लेट जाके होता है, जस्ट फॉर द रीजन दैट आई मेंशन। ओके। सो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि मेल्स के अंदर भी हार्मोन इम्बैलेंस भी हो सकता है, अगर एज कंपेयर टू फीमेल्स अगर बात की जाए तो ख़वातीन में ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस होता है, तो उसकी वजह से कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादा दिखी जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन का क्या आप कहेंगे, क्या मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो विटामिन डी और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है? वही वही जो एस्ट्रोजन का है। ओके। तो ये सेक्सुअल हार्मोन्स हैं फीमेल और मेल्स में, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, और वही काम ईस्ट्रोजन फीमेल्स में करता है बोन्स के लिए, वही काम टेस्टोस्टेरोन मेल्स में करता है बोन्स के लिए, बोन्स विच के। इज इंक्रीजिंग द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनटू द बोन। ठीक है ओके। ना? उसको एक्सपेडाइट करता ओके। डॉक्टर है। साहब, एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी गई है, मैंने बड़ी अपनी प्रैक्टिस में देखी है कि व्हेन फीमेल हैज़ सम जॉइंट पेन तो वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं, कोई भी जनरल फिजिशियन के पास, एंड देन डॉक्टर्स उनको कैल्शियम लिख कर दे देते हैं कि आप अपने कैल्शियम टेस्ट करवाएँ। बट मैंने ये चीज़ देखी है, सीरम कैल्शियम में और डायरेक्ट कैल्शियम में बड़ा डिफ़रेंस आता है, इसको भी ज़रा क्लियर करिएगा
कि वो नॉर्मल दिखाई देता है, फिर वही बात है कि वो सोचती हैं कि कैल्शियम तो ठीक है, वी शुड नॉट टेक एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन। तो ज़रा ये देखें सिरप कैल्शियम में एंड डायरेक्ट कैल्शियम का भी बताइएगा कि क्या डिफरेंस है? देखें कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज उसको बॉडी मेंटेन करती है। हुँ, वो कहाँ से आता है? 3 जगह से आता है। आप जो खाते हैं वो गट से आता है, आपकी किडनी से आता है रीअब्जॉर्ब होके, और आपके बोन से आता है वापस बाहर आके। सो बॉडी में ये बहुत स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म है कि ब्लड लेवल कैल्शियम का विटामिन डी गिरने के बावजूद उन्होंने मेंटेन रखना है। और वो कहाँ से मेंटेन रखते हैं हार्मोन? कि वो उल्टा फिर चलने लग जाता है कि बोन्स में अंदर डालने की बजाय बोन्स से बाहर निकाल के ब्लड में डालते हैं, क्योंकि ब्लड में होना लेवल बहुत ज़रूरी है फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन। ठीक है ना जी, हमारे रोज़मर्रा दिमाग के नर्व्स के कामों के लिए। सो अब आप एक बंदे का टेस्ट करें, विटामिन डी आया 5 फॉर एग्जांपल, यानी 30 है नॉर्मल लेवल, और उसका कैल्शियम आया नॉर्मल। ठीक है हुँ। ना, ये बड़ा कॉमन सिनेरियो है। तो जी, इसमें बिल्कुल। घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपका विटामिन डी तो बहुत अरसे से कम है और काफ़ी कम है, और बॉडी जो है ना बहुत आपकी कोशिश कर रही है कि सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल रखा जाए, ताकि आप चलने फिरने के, सोचने के, काम करने के, मेंटल फंक्शन करने के आप अपना काबिल रहें। ओके। उसका आसान सा सबसे ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ ऑस्टियोमलेशिया है। आप विटामिन डी रिप्लेसमेंट करें, साथ में कैल्शियम भी रिप्लेस करें, ताकि वही विटामिन डी उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को आपकी बोन्स में वापस डाले और सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहे। ठीक है, सीरम ओके। कैल्शियम लेवल का गिरना वो फिर एक और सीवियर फॉर्म की तरफ जाता है कि भाई अब आपके बॉडी रिजर्व्स जो हैं कैल्शियम के ख़त्म हो रहे हैं और आपका कैल्शियम लेवल गिरना शुरू हो गया। दैट मीन्स यू नीड मच मोर एडिशनल कैल्शियम देन जब आपका नॉर्मल कैल्शियम आता विद ऑब्वियसली विटामिन डी। ठीक है, उसमें फिर आपको किडनी भी चेक करना पड़ता है अपना कि किडनी फंक्शन ठीक है या नहीं, और मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ रिकेट्स बच्चों में ख़ासतौर पे ये प्रॉब्लम्स होते हैं। वो हुँ, फिर हम उससे हम बाहर आ जाते हैं, फिर एंडोक्राइन वालों को रेफ़र करते हैं कि सेकेंडरी जो कॉजेज़ ऑफ रिकेट्स हैं वो उस पे, या टर्शरी कॉजेज़ ऑफ रिकेट्स हैं उसको वो लोग फिर आइडेंटिफाई करके ट्रीट करें। लेकिन एज ए जनरल फिजिशियन, अगर लिसनर्स अटेंड जो हैं आज के पार्टिसिपेंट्स वो सुनना चाह रहे थे, तो जवाब अगेन यही है कि कैल्शियम एंड विटामिन डी लेवल्स करें। मोस्ट ऑफ द टाइम कैल्शियम लेवल्स आर नॉर्मल बिकॉज द विटामिन डी इज वेरी लो and the body is trying to maintain calcium level despite a low vitamin D level. ठीक है? ओके, ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और सवाल मेरा, बहुत अहम सवाल ये है कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो बहुत र विटामिन डी एंड कैल्शियम रिच फूड लेते हैं, बट फिर भी उनको डेफ़िशिएंसी होती है। तो कोई ऐसी डाइट भी है जो कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन को प्रोहिबिटेड करती है, जो एब्ज़ॉर्प्शन को रोकती है, या कौन-सी ऐसी डाइट्स हैं, कौन से ऐसे जूसेस हैं, जो कैल्शियम और विटामिन डी के एब्ज़ॉर्प्शन को रोक रहे हैं बॉडी में एब्ज़ॉर्ब वो होने से? कंपनी वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। पेप्सी और जो कोक शोक ये सारे हम पीते हैं, तो ये इसमें देखें कि और दूसरा है एल्यूमिनियम कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है ओके। ना, वो कैल्शियम से चिलेट कर जाते हैं गट में, उनको मतलब कैल्शियम पकड़ लेते हैं एल्यूमिनियम कंटेनिंग कंपाउंड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे, और वो कैल्शियम को फिर अंदर दाखिल ही नहीं होने देते गट में। सो इसी तरह ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। आप सॉफ्ट ड्रिंक पेप्सी की 1.5 लीटर की बोतल देखें, उसकी कॉम्पोजिशन पढ़ें, उसमें लिखा है फॉस्फोरिक एसिड लिखा हुआ है बकायदा। कई लोगों को मैंने ये पढ़ाया, तो वो फिर आके कहते हैं हाँ जी लिखा हुआ है वाकई। सो आप तेज़ाब पी रहे हैं, ठीक? तेज़ाब पी रहे हैं, आप बिल्कुल। वाकई तेज़ाब पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक फॉस्फोरिक पीने एसिड वालों उसकी को ये कोई कॉम्पोजिशन में खतरनाक लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है 1.5 लीटर वाली पेप्सी की बोतल। ठीक है, वो आप पी रहे हैं, अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं, आप भी पी रहे हैं। सो और बड़ा सोचें शौक से पीते हैं। क्या इवन चीज़ आप खराब मेहमानों होगी। को भी पिलाते हैं डॉक्टर साहब, मतलब ज़्यादती कर रहे हैं ना, एक तो मेहमान तेज़ाब आपके पिला, घर अल्लाह की रहमत बन के आया, आपने उसको पेप्सी पिला दी, कोका कोला पिला दिया। एग्जैक्टली। सो ज़्यादती कर देखिए ये चीज़ ध्यान में रखें, जो आपके सवाल का जवाब स्पेसिफिकली, दीज आर थिंग्स। फ्रेश फ्रूट जूस कभी भी ये चीज़ नहीं करेगा कि वो कैल्शियम की इनहिबिट करे चीज़ को। सो दूसरा इसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज भी है, वेरी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ सनलाइट भी है, ये सब चीज़ें भी डेफिनेटली काउंट करती हैं, when I लेकिन was फूड में studying ये है। when I was studying, so my
lecturer told me once a time, क्योंकि मैं बड़ा चाय पीती थी, तो she was telling me कि चाय पीने से भी आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। इसमें कितनी सदाकत है? जी, जी है, बिल्कुल है। अच्छा तो है भी। एक्सेस ऑफ कैफ़ीन एंड दिस टी जिसमें कैफ़ीन है, कॉफ़ी है, वो एक तरह से आपकी एब्ज़ॉर्प्शन को रोकते हैं, आई एग्री, इसमें बिल्कुल है। ओके। जो देखिए ना, किसी भी चीज़ की ज़्यादती इज़ नॉट गुड। हुँ, 1-2 कप पीने से तो मेरा नहीं ख़्याल कि पर डे कुछ होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ लोग 6-6, 8-8 कप पीते हैं। हुँ, 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 दैट कैन डेफिनिटली कंट्रीब्यूट, मैं ज़रूर ये बात एग्री करूँगा। बिल्कुल। और ग्रीन टी से भी, क्योंकि कुछ माइनर सा होता है उसमें अमाउंट कैफ़ीन का, कुछ ग्रीन टी जो कंपनीज़ की तरफ से बनी होती है, तो क्या उससे भी प्रोहिबिशन हो सकता है या हाँ, इनेबल? उसमें और कम है, लेवल बहुत कम है, तो वो ग्रीन टी लेकिन देखिए ना, जहाँ ग्रीन टी, कहवा वगैरह पीते हैं तो उसके बहुत अच्छे भी इफ़ेक्ट्स हैं, जो खाने के हाज़मे, और ख़ास तौर पे जहाँ लोग विंटर क्लाइमेट ज़्यादा है वहाँ पीते हैं मीट वगैरह खाने के बाद, तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन आल्सो, तो उसके गुड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी हैं, नो गुड डाउट। इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सो ट्राई टू डू इट लाइक कि जो आपका उस हमारे रेगुलर माशरे में कहवा पीते हैं, सारे आप नॉर्दर्न पाकिस्तान में चले जाएं, एरियाज़ में सब लोग रेगुलरली कहवा पीते हैं, स्पेशली विंटर में। सो इट कैन नॉट बी लेबल्ड एज समथिंग इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, ओके। सो डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो ख़वातीन के लिए स्पेशली फ्रॉम देयर यंग एज, बचपन से लेके और जब से उनको क्या कहते हैं, इनका माहवारी स्टार्ट होती है, बहुत सिंपल वर्ड में कहूँगी, तब से लेके उनको बड़ा अपने हार्मोन्स का प्लस विटामिन डी एंड कैल्शियम का ख़्याल रखना ज़रूरी है, और टेस्ट करवाना भी रेगुलरली ज़रूरी है। मतलब रेगुलरली से मुराद 6 मंथ में, 1 ईयर में, ताकि एटलीस्ट पता चले कि, और आजकल ये एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखा गया है कि कीटो डाइट प्लस वो जो है इस तरह की डाइट लेना शुरू कर देती हैं लड़कियां, कि हम जो है वो डाइट प्लान फॉलो फॉलो कर रहे होते हैं, पर कुछ ऐसे डाइटिशियंस या कुछ ऐसे लोगों के पास वो प्लान करवाती हैं जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते कि खुदा न खास कोई एक भी इंग्रेडिएंट की या कोई एक भी डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन के की, डी की, सी, कुछ भी, तो इससे कितने ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज भी हो सकते हैं। अच्छा, ये मैं बताऊं कि जनरल आपने कीटो डाइट की बात की, बहुत ऑब्वियसली पॉपुलर है, लेकिन एक जो बड़ी कॉमन चीज़ है ना, देसी घी, हुँ, इट इज़ एन एक्सट्रीमली रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। जी, ठीक है ना, क्योंकि वो मिल्क, मिल्क से मक्खन, मक्खन से घी, ठीक है ना, वो वहीं से उसकी ओरिजिन है, और हुँ, एक्सट्रैक्ट होता जा रहा है, और ये चीज़ भी साथ ही एक्सट्रैक्ट होती है। सो जी, फॉर एग्जांपल, मैं अपने बच्चों को बड़ा प्रायोरिटी पे देसी घी से चीज़ें बनवा के देता हूँ अभी भी घर में। ओके, So why not? They are playing. They are playing most of the time. भागते फिरते हैं, ऊपर नीचे चढ़ते रहते हैं. So they have much more activity than myself. मेरी भी ओके, उतनी एक्टिविटी होती तो शायद मैं भी रोज कंज्यूम करता, लेकिन मेरे में तो डिपॉजिट हो जाएगा। सो डिपॉज़िट, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप जो फैट रिच डाइट लेते हैं, उसमें तो विटामिन डी है अच्छा खासा, काफ़ी, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है ना? हुँ, तो वो आप लें, और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को, जो टॉडलर हैं, जो ग्रोइंग एज में हैं, उनको दें, बड़ा रेगुलर दें, इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर देम। और फिर जो एल्डरली हैं, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल का इशू आ जाता है, तो हम बिल्कुल ही शन कर देते हैं। हुँ, बट अगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो एल्डरली एज में आप लें, जस्ट एज अ फूड सप्लीमेंट, इट हैज़ वेरी हाई वैल्यू न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, स्पेशली विटामिन डी वगैरह बहुत उसमें अच्छा बहुत है। अच्छा, सो ये अच्छा, डाइट के भाई आप पहुंचने ही ना दें, जो आपका दूसरा एंगल था कि वाई आर यू ओबीस, आप पहले ही अपने कंट्रोल करें। ठीक है, फिर आप डाइट पे आते हैं, तो ये अगर आप फुल डाइट अपना कंट्रोल करते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी तो आएगी, दैट मीन्स यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स।
ठीक है ना। वो जो बहुत ही ओबीस लोग इस फार्मूले पे जाते हैं, मुख्तलिफ डाइटरी फार्मूलाज पे, सो वो फिर देन दे हैव टू टेक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच इंक्लूड्स मिनरल्स, विटामिन डी, कैल्शियम, वो सब आ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो देखा गया है, कोक पी लिया, पेप्सी पी ली या फिर बहुत सारे सिंथेटिक जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गए हैं। तो हमने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना शुरू कर दिया, वो है हमारा वाटर, पानी का इस्तेमाल। बहुत कम होता जा रहा है और लोग जो है जब तक बहुत शिद्दत से प्यास ना लगे तो पानी को तो पूछते भी नहीं है कि पानी भी पीना है। तो इसके बारे में बताइएगा कि इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? डिहाइड्रेशन की वजह से भी विटामिन डी एंड कैल्शियम पे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? वो देखें कि वाटर तो बहुत इसेंशियल है हमारी आग मिट्टी पानी, तीन अज्जा मेजर हैं हमारे जिस्म में, ठीक है ना। सो मिट्टी का एलिमेंट ज़्यादा है हम इंसानों में, सो हुँ, और लेकिन पानी भी बहुत है हमारे सेल्स में, हर सेल में पानी है, हर ब्लड में पानी है। सो डिहाइड्रेशन तो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है ना उस। सो बस ये याद रखें कि 3 लीटर्स वाटर पर डे, 3 थ्री लीटर। लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। लेकिन उसकी जो आपने पूछा ना कि उसकी बुनियादी वजह एयर कंडीशन, जहाँ आपको एहसास नहीं होता प्यास का, और प्यास। गर्मी का एहसास नहीं होता तो फिर प्यास का एहसास नहीं होता, एंड यू आर नॉट लूजिंग दैट मच, सो यू डोंट फील लाइक ड्रिंकिंग, ठीक है ना। हुँ, अगर आप बाहर काम करें, आउटडोर में जाना हो बार बार दिन के दौरान, तो आपको फ़ौरन प्यास लगती है, आप खुल के पानी पीते हैं, ठीक है ना। और इंडोर जो जैसे हम सर्जन हैं, सारा दिन ऑपरेट करते हैं, सारा दिन ऐसा गुजर जाता है, यकीन करें कि हमने सूरज ही नहीं देखा, बस वो खिड़की में से ही दिन है और फिर खिड़की में डार्कनेस आ गई, लेकिन वी हैवंट सीन सनलाइट, सनलाइट हैज़ नॉट टच्ड मी। वो एक प्यास लगती ही नहीं, सारा सारा दिन आपने कोई पानी ही नहीं पिया होता, प्यास ही नहीं। सो दैट्स वेरी बैड फॉर आवर किडनीज, बैड फॉर ओवरऑल हेल्थ, इवन फॉर आवर थिंकिंग थॉट प्रोसेस। डिहाइड्रेटेड ब्रेन तो कोई सही फंक्शन नहीं कर सकता। सो एडिक्वेट हाइड्रेशन मीन्स कि एटलीस्ट 3 लीटर्स पर डे, स्पेशली उन लोगों के लिए भी बहुत मुफीद है जिनको गाउट शाउट के प्रॉब्लम्स हैं, यूरिक एसिड के प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत अच्छा वॉश होकर खुद ही निकल जाता है। ओके। सो जो है हर हालत में, चाहे आपको कैल्शियम और विटामिन डी नॉर्मल भी है, यू हैव टू हैव एडिक्वेट लेवल ऑफ हाइड्रेशन विच इज़ एटलीस्ट 3 लीटर पर डे। ओके डॉक्टर साहब, एक और सवाल हमारे पास ये है, व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स ऑफ देसी घी अदर देन विटामिन डी? वो उसमें जो देखे ना, प्योर एनर्जी है, प्योर ये फैट है, ठीक है ना। सो बच्चों के लिए तो वो बहुत ज़रूरी है, उसकी एनर्जी कैलोरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा देसी घी आप पराठे में डालते हैं और वो रोटी की बजाय पराठा बना देते हैं उसका, तो उसकी कैलोरिक वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो एक बच्चा जिसने सारा दिन खेलना है, स्कूल में भी स्पोर्ट्स करनी है और वह शाम को आके भी करनी है, तो ही नीड्स अ लॉट ऑफ गुड हाई कैलोरी फूड, ठीक है ना। बजाय इसके कि आप सिंथेटिक बाजार से बोतलें खरीदें आर्टिफिशियल डाइट की छोटे बच्चों के लिए, तो ये तो घर की बनी हुई चीज़ें होती हैं, आम घरों में औरतें बना लेती हैं। आप देख लें, मिल्क से मलाई उतारते हैं उसकी, और उससे कैसे फिर आप घी बनाते हैं। दैट जी, इज़ क्वाइट पॉसिबल फॉर इन एवरी हाउस होल्ड टू बी मेड, इसके लिए गाँव जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी कैलोरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जो उनका सवाल था, तो इट्स वेरी रिच फूड। वेरी रिच फूड। ओके डॉक्टर साहब, इससे कोई एलडीएल पर तो इफ़ेक्ट नहीं होगा ना आपकी बॉडी में वो फैट्स? देखेंगे, मैं तो हार्ट का डॉक्टर हूँ लेकिन उसमें कोलेस्ट्रॉल है और लिपिड्स हैं, तो ज़रूर होता होगा, ये कि लिपिड आपने बर्न को कर खराब लिया, करेगा। शुगर की बात है। आप भागें दौड़ें, एक्सरसाइज करें, साइकिल चलाएं और जो है ना स्विमिंग करें, तो क्यों नहीं कम होगा। निज़ाम अल्लाह ताला ने रखा है हर चीज़ को बर्न करने का, आप करें। हमारे सीडेंट्री लाइफ की वजह से बर्न हो जाता है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि एक ज़माना था कि मेरा विटामिन डी 5 पे आ गया, तो फिर मैंने एनालाइज़ किया कि मैं तो सुबह उठ के गाड़ी में बैठ के हॉस्पिटल चला जाता हूँ और मुझे रात को मैं आफ्टर मगरिब घर आता हूँ, तो सूरज तो लगता ही नहीं, और फिर संडे को भी मैं गाड़ी में फिरता रहता हूँ,
अनलेस कि मैं बीच पे जाऊँ, जो बहुत कभी-कभी होता है, आई हार्डली गेट एनी सनलाइट। सो ये फिर यही होना है। और आप चाय भी पी रहे होते हैं सारा दिन, जैसे आपने पूछा, कॉफ़ी भी पी रहे होते हैं, फिर कभी पेप्सी मिल जाए, सो वो भी आप पी रहे होते हैं बिला झिझक, सो दोज काइंड ऑफ डाइटरी हैबिट्स एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो यही होना है। फिर आप कहते हैं जी विटामिन डी लगवा दें, इंजेक्शन लगवा दें पेशेंट, लेकिन गलती तो पहले हमारी अपनी है, हम ही केयर नहीं कर रहे अपने आप की, विच आर दीज सॉलिड प्रिंसिपल्स ऑफ एन एक्टिव लाइफस्टाइल एंड हेल्दी फूड, और फिर हम इस पे पहुंचते हैं। जब ब्लड टेस्ट कराएं तो काफ़ी गड़बड़ आती है, बट एनी हाउ इट्स ट्रीटेबल। आई एम नॉट सेइंग कि अभी हम कोई ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि वो ट्रीटेबल नहीं है, इट इज़ ट्रीटेबल। ट्रीटेबल एंड वी कैन केयर एंड वी कैन और वैसे भी ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसी मैं बीमारी तो नहीं कहूँगी, एक ऐसी चीज़ है जो आप प्रिवेंटिव मेडिसिन के ज़रिए या फिर या प्रिवेंशन के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके जीन्स में मौजूद है तो आपको होनी ही होनी है, या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अगर एहतियात करें तो उसके बावजूद भी खुदा न ख़ास्त कोई कम्युनिकेबल डिज़ीज़ भी नहीं है। तो इट्स वेरी सिंपल थिंग दैट कि अगर हमने अपनी लाइफ़स्टाइल को यंग एज में बहुत अच्छा किया है, तो व्हेन वी विल बी ओल्ड एज, जब हम बूढ़े होना शुरू या होते या हैं, तो फिर हमें बड़ा जो है वो मतलब आसानी होती है। और वैसे भी मैंने डॉक्टर साहब देखा है डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो बूढ़े लोग भी होते हैं वो अपने काम खुद कर रहे होते हैं, दे आर सो एनर्जेटिक, बहुत उनके अंदर जो है वो एनर्जी होती है। तो वो इसी वजह से कि उन्होंने अपनी जो यंग एज होती है उसमें वो भागते दौड़ते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई वो फिर एंड में भी जो है बड़ा अच्छे तरीके से अपने डेली रूटीन के काम कर रहे होते हैं। वो उनकी मजबूरी भी होती है बेचारों की, बाज़ दफ़ा उन दे जी। हैव नोबडी टू हेल्प देम आल्सो, सो वो भी एक डार्क साइड ऑफ द सोसाइटी है। लेकिन बहरहाल, नॉट टू अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, हम मुझे एक ज़माने में ट्रैकिंग का शौक था, हम पहाड़ों पे जाते थे, तो जो जी। फॉरेनर, जब हालात अच्छे थे 90s में, तो 70-70 साल के फॉरेनर्स वहाँ फिर रहे होते थे, तो हम उनसे सलाम दुआ, उनकी एज में पूछता था ज़रूर, तो दे वुड इवन वॉक फास्टर देन मी। तो जब एक्टिविटी का ये लेवल हो, तो फिटनेस का ये लेवल, तो फिर विटामिन डी सब चीज़ें नॉर्मल होंगी, तभी बॉडी इतनी कैरी कर सकता है ना आदमी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपका मैसेज क्या होगा फॉर आवर ऑडियंस? आज काफ़ी लोगों ने भी जॉइन किया, काफ़ी सवालात भी हमारे पास आए। मैसेज काफ़ी हमने बातें एक मैसेज से पहले मैं जो चीज़ हम टच करनी रह गई ना, वो है ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। यस, यस, वो थोड़ी सी रह गई है। जी, अगर आप 2 मिनट दें तो मैं उसको टच जी, करता हुआ ख़त्म करूं। ज़रूर, ज़रूर। देखें, जब बोन डेंसिटी पे हम पहुंच गए थे, बोन डेंसिटी करा लिया और -2.5 से ऊपर टी स्कोर आ गया किसी भी वैल्यू में, ये भी याद रखें कि किसी भी वर्टिब्रल लेवल पे, हिप पे या रिस्ट पे, अगर एक भी वैल्यू -2.5 से नीचे है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है ना। फिर आप उसकी ट्रीटमेंट शुरू करें मरीज की, ओके, उसको सिम्टम हो या ना हो, ये एक छुपी हुई बीमारी है जो कि ट्रीट कर लेना बेहतर है, बजाय इसके कि उसके सिम्टम्स हों या वो फ्रैक्चर में जाए तो फिर हम ट्रीट करें, राइट। ओके, सो ट्रीटमेंट, विटामिन डी, कैल्शियम तो हम सप्लीमेंट्स देते ही देते हैं, इसके इंजेक्शन आते हैं, इसकी टैबलेट्स आती हैं, जो कि बिसफॉस्फोनेट एक कंपाउंड है, दवाई है, हुँ, उसके मुख्तलिफ शक्लों में उसकी ट्रीटमेंट है। लेकिन उसकी एक दफ़ा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो कम से कम 5 साल तक उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, और ओके, उसका बोन डेंसिटी लेवल को वापस अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ पे लाया जाता है। सो ये ज़रूर लोग जो हमारे अटेंडेंट सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, दे मस्ट नो दैट दिस इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, एंड you should get it treated before it strikes you strikes you in the form of a pathological fracture, a fragility fracture, फिर जिसके लिए लाखों रुपए की सर्जरी करनी पड़ेगी, उससे पहले आप इसका इलाज करवा लें, जो इतना महंगा नहीं है। साल में एक इंजेक्शन 12-15 हज़ार रुपए का एक इंजेक्शन लगता है, या आप टैबलेट खा लें, या इंजेक्शन, जैसे मेरी प्रैक्टिस इंजेक्शन की है, वो एक साल में एक दफ़ा लगता है, और 5 साल में आपका 50-60 हज़ार रुपए का खर्चा। सो दिस इज सो सिंपल। कैल्शियम, विटामिन डी तो और भी सस्ती ही चीज़ें। हुँ, So cost is not an issue, but the ability to get yourself diagnosed and the ability to get yourself treated, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, कि इससे पहले कि आप किसी फ्रैक्चर जोन में एंटर हों, फिर सर्जरी की तरफ जाना।
ये सब अवॉइड किया जा सकता है। इसीलिए हम बहुत इस पे ज़ोर देते हैं। मैं बुनियादी तौर पे सर्जन हूँ, लेकिन मेरा भी काम इतना ही इम्पोर्टेंट है कि मैं लोगों को आगाह करूँ इस बारे में कि भाई ये आप डाइट अच्छी करें, आप एक्सरसाइज अच्छी करें, आप सनलाइट लें, आप ये चीज़ें ना करें, और जहाँ प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, वहाँ सप्लीमेंट्स बढ़ाएं। तो फिर आप एक हेल्दी एज, हेल्दी बोन स्ट्रक्चर और मसल स्ट्रक्चर के साथ मेनोपॉज में एंटर हों, ताकि आपका फ्रैक्चर लेवल तक नौबत आने की ज़रूरत, वहाँ तक पहुँचे ही ना आप। और फिर बोन डेंसिटी आप पहला 5-7 साल बाद अपने मेनोपॉज के करा लें, और उसके बाद हर 5 साल बाद कराएं अगर नॉर्मल भी आता है, ताकि ये चेक होता रहे। सीरम विटामिन डी, कैल्शियम लेवल कराते रहें, वो चेक हों, ताकि उसकी कमी हो फ़ौरन आप ट्रीट करें। सो लुबे-लुबाब आपने जो कंक्लूडिंग सेंटेंस, टेक होम मैसेज ये है कि पहली बात तो कि दिस इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज़, एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन कम्स बिफोर ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन की हमने बात की, हमने इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट्स की बात की कि कब रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं, हमने टॉक्सिसिटी की भी बात की, उस तरफ नहीं जाना, और हमने फिर एक्चुअल ट्रीटमेंट की बात की कि इसकी एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। इट इज़ ए ट्रीटेबल डिजीज़, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें बस अपने आप को ज़्यादा प्रिवेंटिव साइड पे रखते हुए ही इसको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन अगर हो भी जाती है, तो भी इट इज़ ए ट्रीटेबल डिजीज़। दवाइयाँ अवेलेबल हैं बहुत सारी शक्लों में, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, वो किया जा सकता है इलाज। सो अपने आप को फ्रैक्चर डोमेन में तक ना जाने दें। ये सबसे आखिरी मेरा मैसेज है, क्योंकि मैं सर्जन हूँ खुद, हमारा काम ही सर्जरी करना है, तो वहाँ तक ना पहुँचने दें। इससे पहले ही आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, हमसे रुजू करें। वी कैन ट्रीट यू और वी कैन फॉलो यू अप टू अवॉइड दिस कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्चर। ओके डॉक्टर साहब, लास्ट मैसेज प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक मैसेज है हमारे पास कि लेट मैरिज डज इफेक्ट ऑन वुमेन हेल्थ और ऑस्टियोपोरोसिस। लेट मैरिज तो का मतलब अगर उसको कन्वर्ट करें तो लेट प्रेगनेंसी है ना। सो वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डोमेन ही अलग है, वो मेरी डोमेन में आता ही नहीं। जो मैंने बिल्कुल। बातें की हैं लेट मैरिज का, उससे नहीं ताल्लुक। वो आपकी अगर खातून की हेल्थ अच्छी है, बोन हेल्थ अच्छी है, तो लेट मैरिज में शी कैन सस्टेन अ प्रेगनेंसी। लेकिन हाई रिस्क प्रेगनेंसी इन एन एल्डरली वुमन ऑफ 40 प्लस, वो एक अलग टोटल डोमेन ही अलग है, जो मेरा डोमेन नहीं है। ऑफ सो कोर्स। बिल्कुल उसका इससे नहीं ताल्लुक। लेकिन अगर खातून हेल्दी हैं तो फिर बिल्कुल शी कैन गो टू अ प्रेगनेंसी इन ओके। लेट एज। लेट प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ओके डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, दोबारा आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया एंड देन बहुत अच्छी बातें हमें सीखने को मिली। हमेशा हम लर्न करते हैं और वो बातें जो बहुत जनरल सी बातें हैं, जो डेली हम कर रहे हैं, डेली हम सुन रहे हैं, डेली हम करने की कोशिश रोकने की कोशिश करते हैं कि हम ये चीज़ ना करें, बट फिर भी हम करते हैं। बट बार-बार एम्फसाइज़ करने पर, बार-बार सुनने के बाद कहीं न कहीं एक चीज़ दिमाग में बैठ ज़रूर जाती है कि अब ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अपनी हेल्थ की खुद हिफ़ाज़त करनी चाहिए। ऑल्दो कि वैसे भी कम्युनिकेबल डिज़ीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ से तो खुद बच ही सकते हैं। तो जो चीज़ें अपने कंट्रोल में हैं, वो एहतियात करना ज़रूरी है। सो मेरा भी यही मैसेज होगा जो आपने मैसेज दिया कि अपनी सेहत का ख़्याल रखें और हमेशा जो है हेल्दी खाएँ, हेल्दी जो है एक्टिविटी करें, हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखें ताकि जो है आप बच सकें। इसके अलावा डॉक्टर साहब कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ, मुझे याद है मशरूम्स भी बड़े अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन डी। मशरूम्स तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और बड़े मज़ेदार होते हैं। एग्जैक्टली, अब बारिशों का मौसम है, बहुत सारे निकल आए होंगे। इंस्टीड ऑफ चिकन क्रॉप्स एंड चिकन आप क्रॉप्स खा ऑफ सकते देम। हैं। एवोकाडो, एवोकाडो ये सारी चीज़ें आपके ये बहुत है कैल्शियम एवोकाडो, बहुत ज़्यादा तो इनमें भी बड़ी वैल्यू है विटामिन डी, वैल्यू कैल्शियम होती है। की। जी, या बिल्कुल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मैसेजेस भी मिले, सवालात के जवाबात भी मिले। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा हम कोशिश करेंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ लोगों को आगाही दें। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम।